वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द कोचिंग गुरु में। जैसा कि हम लोगों को पता है सभी को कि अग्निवीर का एग्जाम जो है वो अप्रैल में है, 17 अप्रैल को, और उसी के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों के करा रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है जो विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से अपने आप में अच्छे प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को वन बाय वन करके डिटेल के साथ में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगले इन 10 से 15 दिन में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि ये अनुमानित हो जाए कि किस तरह के प्रश्न आने हैं और किस तरह से करने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आप लोगों का जीएस का पार्ट देख रहा हूं, 15 क्वेश्चन, उनको बेहतरीन तरीके से हम करने का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये अग्निवीर का टेस्ट है, अग्निवीर की क्लास है ये, और ये परीक्षा के 15 दिन आपके शेष बचे हैं, लगभग 15 दिन से भी कम ही बचे हैं अब तो। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराए जाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला प्रश्न है, 15 प्रश्न को डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? वेद की बात आ रही है और भारतीय संगीत के जनक की बात आ रही है। तो 4 वेद हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। इनमें यदि सबसे प्राचीन वेद की बात की जाए तो जब भी प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद के आधार पर पता चलता है हमको कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 10 मंडल बताए गए हैं जिनमें चीजों को वर्णित किया गया है। और इसी के 10 मंडल में से यदि आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र आपका इसमें तीसरे मंडल से लिया गया है, तीसरे मंडल से। और यदि पूछा जाए कि इसमें वर्ण व्यवस्था कौन से मंडल के अंतर्गत आती है, तो आपको बताना है कि इसमें वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से गायत्री मंत्र सबसे प्राचीन है। लेकिन प्रश्न यह है कि वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें टोटल सा रे गा मा पा धा नी सा 7 स्वरों से मिलकर बना है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसा कि ये आप लोगों के सामने है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद बताइए। तो ऋग्वेद का उपवेद जो है वो यजुर्वेद है, आप लोगों के सामने है। और यदि आपसे पूछा जाएगा कि अथर्ववेद का उपवेद बताइए, धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद गंधर्व वेद, और सामवेद का उपवेद स्थापत्य वेद, और इसी का दूसरा नाम होता है शिल्प वेद, शिल्प वेद। तो ये है इसका उपवेद। वेद हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक माने जाते हैं हिंदू संस्कृति के आधार पर। आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बीएचयू की स्थापना पूछी जा रही है, किसने की थी? 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पंडित सुदर्शन मोहन और पंडित मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर इसका होगा दोस्तों बी, अर्थात मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो वर्ष 1916 में बसंत पंचमी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मदन मोहन मालवीय का चित्र ये इस प्रकार से है, ये एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त के आधार पर जाने जाते हैं। 1919 में इन्होंने इलाहाबाद में एक अंग्रेजी समाचार पत्र चलाया था जिसको द लीडर के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द लीडर समाचार पत्र जो अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था वह किस भारतीय क्रांतिकारी या किस भारतीय के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? यानी कि 23.5 डिग्री है, 24.5 है, 20.5 है या 15.5 डिग्री झुकी हुई है। आप जो देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। दिन व रात होने का जो कारण पूछा जाता है वो अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 झुकाव के कारण ही होता है। और इसका सही उत्तर होगा 23/5 यानी कि 23.5 डिग्री। ये कुछ इस प्रकार से है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और रात और दिन
इसी का कारण माना जाता है। तो नॉर्मल भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रात और दिन का मुख्य कारण क्या होता है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ही रात और दिन होता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो ये अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पर एक बेहतरीन प्रश्न बन जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की बात चल रही है, तो एक तो अंतरिम चुनाव की बात है और एक उसके बाद की है, आजादी के बाद की। अंतरिम चुनाव में जो 2 सितंबर 1946 को संपन्न होकर पार्टी कांग्रेस ने कार्य स्टार्ट किया था, 14 सदस्यों की अंतरिम सरकार बनी थी। आगे चल के 1947 के बाद में काफी बदलाव किए गए, कई लोग उसमें शामिल हुए, कई लोगों ने छोड़ दिया, मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे में सरकार में परिवर्तन होता रहता है। जैसे यदि बात की जाए तो वित्त मंत्री के आधार पर षणमुखम सेठी पहले बनते हैं 1947 के बाद, और देखते ही देखते 1949 और 50 के आसपास जॉन मथाई वित्त मंत्री बन जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे विभागों में परिवर्तन किया जाता है। तो नरहर विष्णु गौडगिल, राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या जॉन मथाई? इसका सही उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये भी पूछा जाता है, प्रश्न है कि खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास था, तो वो राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बेहतरीन राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। इनका जन्म 1901 में हुआ था। ये इनका अ, फोटो है, आप देख सकते हैं। इनका एक बड़ा ही फेमस वाक्य है जिसमें ये एक बात कहते हैं, ये बात, ये इनका वाक्य है, इसको जरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे कि वह दिन दूर नहीं है जब गांधी जी की अहिंसावादी नीति के अंधा अनुसरण के फलस्वरूप समूचा बंगाल एक न एक दिन पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र बन जाएगा। ये कहा था गांधी जी के। लगातार जो आंदोलन हो रहे थे वो एक विशेष पक्ष के आधार पर जो झुकाव के कारण हो रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने बंगाल में आंदोलन किया लेकिन वो पंजाब के क्षेत्र में नहीं जा पाए। ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये वाक्य कहा, और ये वाक्य परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बताइए ये बात किसने कही, किस व्यक्ति के द्वारा यह बात कही गई। तो नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं दोस्तों, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ये भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो सीपीयू को कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग भी इसको हिंदी में बोलते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसका प्रथम उत्तर बिल्कुल सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक ना एक फुल फॉर्म जरूर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ये सीपीयू का चित्र है, ये कंप्यूटर के पास में रखा हुआ होता है और इसी के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, टेनिस की ग्रैंड स्लैम में कौन सी प्रतियोगिता, टेनिस की ग्रैंड स्लैम में कौन सी प्रतियोगिता जो है वो घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ग्रैंड स्लैम में कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी के आधार पर वह खेला जाता है। कुछ उसमें हार्ड टॉप पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर, कुछ घास पर खेला जाता है और एक मिट्टी पर खेला जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये क्या होता है टेनिस के अंदर। ये जो ग्रैंड स्लैम है वर्तमान में, ये कितने प्रकार का होता है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या विंबलडन ओपन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विंबलडन ओपन। आखिर जानते हैं ये क्या है और इनकी शुरुआत कब हुई थी, किन किन चीजों के आधार पर इन्हें हम लोग देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनको। पहला है कि ये है ग्रैंड स्लैम। इसके अंदर 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। अगर इनकी स्थापना की बात की जाए तो आप लोगों के सामने है, यूएस ओपन 1881 में, विंबलडन ओपन 1877 में, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। हालांकि इनके सन कभी पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जानकारी के आधार पर मैं बता दूं आप लोगों को कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा वाला किस तरीके से खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और यूएस ओपन, ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। इनमें से फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है। अलग अलग तरीके से गेम होते हैं और
आगे बात करते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर इसका पुरस्कार है? तो मैग्सेसे नाम के एक राष्ट्रपति थे, 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे फिलीपींस के, और फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगर स्थापना की बात आपसे पूछी जाए तो 1857 में इसकी स्थापना हुई थी, और पहली बार 1858 में जिनको भारतीयों को दिया गया था, उन भारतीय का नाम था विनोबा भावे। 1857 के बाद में शुरू हुआ था, और शुरू के बाद में जब प्रदान किया गया था पहली बार, तो प्रदान करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे, विनोबा भावे को यह पहला पुरस्कार मिला था 1958 के अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं। विनोबा भावे को 1958 में मिला, मदर टेरेसा को 1962 में मिला, और बर्गिश कुरियन को 1963 में मिला। इनमें मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान निभाया है उन्होंने। बर्गिस कुरियन ऑपरेशन फ्लड और दुग्ध क्रांति के लिए जाने जाते हैं भारत में। और ये कुछ इस प्रकार से है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो वहां के राष्ट्रपति के द्वारा के नाम पर शुरू किया गया था। यह पुरस्कार न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जो 1957 में शुरुआत जिसकी हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं, उनको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, परीक्षा के लिए बेहतरीन है। जैसे कि आप लोग देखिए, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? ये करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन सवाल है। इसमें 4 लोगों को अभी दिया गया है। 31 अगस्त 2022 को इसकी घोषणा की गई है। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। पहला कंबोडिया के अंदर दिया गया है, दूसरा जापान में दिया गया है, और तीसरा फिलीपींस को दिया गया है, और चौथे की यदि हम बात करें तो इंडोनेशिया में दिया गया है। चारों की चारों डिटेल्स आप लोगों के सामने है, इसको बिल्कुल सही तरीके से नोट डाउन करेंगे और समझ के चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं हम लोग। श्वेत पत्र क्या होता है? श्वेत पत्र क्या होता है? अखबारी कागज होता है, किसी देश की कागज के नोट की मुद्रा होती है, लिखने के लिए प्रयुक्त खाली कागज होता है, सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विवरण हो। तो आप लोगों को इन 4 ऑप्शन में से एक जवाब देना है कि आखिर श्वेत पत्र क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सरकार के द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विवरण हो। सरकार जब अपनी अधिसूचनाएं जारी करती है तो उसका अपना एक कागज होता है जिसके आधार पर वह अधिसूचनाएं जारी करती है। जैसे यदि बात करें तो ग्रे पेपर जो होता है वो ग्रे पेपर जापान यूज करता है, और यदि ग्रीन की बात करें तो इटली वगैरह यूज करता है, और भी अलग अलग देशों की अपने पत्र अपने कागज होते हैं जिनके आधार पर वह प्रशासनिक कार्यों को करते हैं। भारत श्वेत पत्र को अपनाता है क्योंकि ब्रिटेन से इसकी शुरुआत हुई थी, ब्रिटेन में चलता है ये। तो भारत ने भी ब्रिटेन से श्वेत पत्र को ही एक्सेप्ट किया है। श्वेत पत्र एक शब्द है जिसे ब्रिटेन की सरकार ने शुरू किया था। आप लोगों के सामने है, 1922 में ब्रिटेन में यह शुरू हुआ था। 1922 में किसी भी जानकारी को सारांश में देने के लिए श्वेत पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न बात करते हैं, आप लोगों के सामने है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। तो शिमला समझौते में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, किस तिथि में संपन्न हुआ था? तो आइए जानते हैं कि आखिर ये समझौता क्या था। तो वर्ष था दोस्तों 4 दिसंबर 1971। पाकिस्तान ने देश के अंदर हवाई फायरिंग की, बिना जाने बिना पूछे देश के अंदर हवाई फायरिंग की पाकिस्तान ने, और अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया। ऐसे में 4 दिसंबर के तुरंत बाद 13 दिसंबर के आसपास 1971 में हमारे देश के सेना अध्यक्ष अर्थात जनरल, और जनरल का नाम था जनरल मानेक शाह, जनरल मानेक शाह। जनरल मानेक शाह ने कमान संभाली, और कमान संभालते ही देखते पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, और 16 दिसंबर को युद्ध विराम हो गया। समूची सेना ने हथियार गिरा दिए। यूएन में बात चली, अमेरिका पाकिस्तान के हक में था, लेकिन रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और उस बात को कंप्लीट नहीं होने दिया। इसीलिए भारत ने देखते ही देखते पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, और भारत के हाथ में पूरा युद्ध आ गया, और दोनों के देशों के बीच में एक सुलह हुई, और वो सुलह होती है 2 जुलाई 1972 यानी कि अगले वर्ष। और
1971 में, यानी कि जो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता, पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वह आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे में मुजीबुर रहमान ने पहली स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, उनको आजाद करा दिया गया और फिर बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। तो दोस्तों बात करते हैं कि दोनों के दोनों देशों के बीच में शिमला के अंदर समझौता हुआ, जिसमें जनरल नियाजी, लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी पाकिस्तान की तरफ से थे और भारत की तरफ से यदि बात की जाए तो जनरल विक्रम अरोरा थे, जिनके बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। एक तरफ जुल्फिकार भुट्टो बैठे हुए हैं, एक तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं, हमारे देश की तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री और पहली एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो बताइए आप लोग, इनमें से किसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए, 1492 का समय था, 1492 में एक व्यक्ति निकला भारत की खोज करने के लिए, और निकला कहां से था? स्पेन से। स्पेन से चला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन भारत की जगह वो पहुंच गया कहां पर? वो पहुंच गया उत्तरी अमेरिका। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका। लेकिन उसको अमेरिका नाम, अमेरिगो वेस्पुसी एक नाविक था, एक यात्री था, उसके नाम पर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से है कोलंबस। उसके बाद में 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा नाम का एक पुर्तगाली यात्री, जिसने भारत के जलीय मार्ग की खोज की और उसने भारत आने वाला वह पहला पुर्तगाली बना। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला है, एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? थाईलैंड को, नीदरलैंड को, जापान को या भूटान को? तो इस तरह से आपको बताना है कि किसको कहा जाता है। कुछ उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड को। फटाफट उत्तर दीजिएगा, एकदम स्पीड वाली क्लास है। और आपसे यदि पूछा जाए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, जापान की टोक्यो और भूटान की थिम्पू। और भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे कभी और क्लास में। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो संसद के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति को पावर होती है कि वह 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य। ऐसे में लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो आपको उत्तर मिल गया है, इसका उत्तर होगा 2 सदस्य। लेकिन ध्यान रहे, वर्तमान में इसको रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति के अंडरटेकिंग आता है। लेकिन ध्यान रहे, राज्यों से जितना भी समर्थन मिल रहा है, अगर आपसे पूछा जाए, वर्तमान में राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में 245 सीटों का नेतृत्व हो रहा है और लोकसभा में वर्तमान में 543 सीटों का नेतृत्व कर रहे हैं राज्य। उनमें से बात की जाए तो इनमें तो राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए व्यक्ति भी आ जाते हैं, लेकिन इन 543 इसलिए मैंने लिखा है, इसमें 2 व्यक्तियों को इस समय रोक दिया गया है जो एंग्लो इंडियन है, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब प्रश्न आता है कि वो एंग्लो इंडियन क्या होते हैं सर? तो एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का हो और दूसरा व्यक्ति यूरोप मूल का हो। ऐसे में उनसे उत्पन्न संतान को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। और ऐसे आंग्ल भारतीय 2 व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा में अपने आधार से मनोनीत कर लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि ये देखिए आप, वर्तमान में एंग्लो इंडियन को 25 जनवरी 2020 को ये वैध था, लेकिन इसको अब वर्तमान में बढ़ाया नहीं जाएगा, अर्थात 25 जनवरी 2020 से इसको रोक दिया गया है। कुछ ये आप लोगों के सामने है महत्वपूर्ण चीजें, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। 84वां संविधान संशोधन ये कहता है 2001 में कि जो राज्यों का नेतृत्व लोकसभा की सीटें कर रही हैं, वो 2026 तक बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर ही उनको निर्धारित कर दिया गया है। इनमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है, वो उतनी ही रहेंगी, 543 ही रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय कहाँ है? जब एक देश से दूसरे देश में कुछ विस्थापित हो जाते हैं तो उनको शरणार्थी कहा जाता है, रिफ्यूजी कहा जाता है। ऐसे में उन पर काम करने वाली एक संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, उसका मुख्यालय आप लोग बताएंगे कौन से वाले
देश में है? जेनेवा में है, रोम में है, पेरिस में है या लंदन में है? उत्तर आप लोगों को मिल गया है, इसका जेनेवा है। तो यूनाइटेड नेशन कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, जिसकी स्थापना 3 दिसंबर 1949 को हुई थी, लेकिन जिसने कार्य करना 1951 में शुरू किया था, ये इसका मुख्यालय है जो जेनेवा के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मीन कैंप नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? न्यूटन है, शेक्सपियर है, डार्विन है या हिटलर है? तो मीन कैंप का मतलब है हिटलर के द्वारा ये लिखी गई एक पुस्तक है, मेरा संघर्ष। इसका अर्थ है मेरा संघर्ष। हिटलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। वर्ष 1936 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ओलंपिक हॉकी के गेम हो रहे थे। तब मेजर ध्यानचंद भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। बेहतरीन खेले जाते थे, इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ऐसे में हिटलर उनके खेल से इतना प्रभावित हुआ था कि उनको ऑफर दिया था कि आप जर्मनी की तरफ से खेलिएगा, लेकिन मेजर ध्यानचंद अपनी मिट्टी से, देश की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने मना कर दिया था। ऐसे में वही हिटलर हैं जिनसे जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले थे, जो बिल्कुल ब्रिटेन के कट्टर विरोधी थे। ऐसे में इन्होंने नेताजी कहकर सुभाष चंद्र बोस को संबोधित किया था। तो पहली बार नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा दी गई थी, और ये वही हिटलर हैं जिनकी एकमात्र गरजने से बहुत सारे देश डर जाया करते थे। उस समय इनका ऐसा प्रभाव था। मेरा संघर्ष इनकी पुस्तक है, जर्मनी के तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। पूर्व चांसलर एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, शेख मुजीबुर रहमान, चितरंजन दास, सीएफ एंड्रयूज या बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था, लेकिन इसका सही उत्तर होगा सीएफ एंड्रयूज। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, यह आप लोग ध्यान रखना है। और चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चितरंजन। और अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बंग बंधु किसको कहा जाता है, तो बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। अभी बताया था पहले ही कुछ प्रश्न में बीच में कि 1971 में जब बांग्लादेश बना तो उसमें मुजीबुर रहमान पहली स्वतंत्र पार्टी बनाते हैं, और इसीलिए इनको बंगाल यानी कि बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। ऐसे में सीएफ एंड्रूज को जाना जाता है दीन बंधु के नाम से। ये इनके बारे में कुछ डिटेल्स है। चार्ल्स फिर एंड्रूज इनका पूरा नाम है, और दीन बंधु के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, यह नाम उन्हें महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में दिए उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये इनका चित्र है, आप लोग देख लीजिए एक बार। ये इनका चित्र है, और इनके बारे में एक बेहतरीन बात यह है कि चार्ल्स फिर एंड्रयूज का जन्म 12 जनवरी 12 फरवरी 1871 में हुआ था। वे इंग्लैंड के एक पादरी थे, विदेशी थे, अंग्रेज थे, इंग्लैंड के एक पादरी थे। गांधी जी के साथ क्रांतिकारी आंदोलनों में बेहतरीन भूमिका निभाई, कई सारी सोसाइटी और कई सारे चीजों में स्थापना में उनका बेहतरीन योगदान रहा है। ऐसे में गांधी जी ने उनको, इसीलिए गांधी जी के साथ में वो कई आंदोलनों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए वह जाने जाते हैं। तो दोस्तों 15 प्रश्न आप लोगों के आज की क्लास के कंप्लीट हो गए हैं। एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और देखिएगा कि कितने प्रश्न आप लोग सीख रहे हैं। डेली कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो इसमें सिखाई जा रही हैं आप लोगों को, और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा टेस्ट के बारे में कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं, उनके कितने सही हो रहे हैं। आप लोग आपस में डिस्कस कीजिएगा, एक दूसरे को टेस्ट बताइएगा, और बताइएगा लोग अपने जानने वालों को शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि इस प्रकार से चीजें आ रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टेस्ट के साथ में, नए प्रश्नों के साथ में। जय हिंद।